तो चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री दैट इज द दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. So the last video on the same topic included calculation of empirical formula. Empirical formula को जब हम निकाल लेते हैं उसके बाद हमें molecular formula कैसे निकालना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे. Now this one is the 14th video of the topic some basic concepts of chemistry. So मैंने अब तक 13 वीडियोस बनाए हैं, यानी कि आपको मेरे सारे वीडियोस में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, बिकॉज होल चैप्टर इज बेसिकली ऑन न्यूमेरिकल पार्ट, ये आपको मिल जाएंगे मेरे वीडियोस में on some basic concepts of chemistry. Now this one is the 14th video and the last video of the topic. Now we will find out the method to find out the molecular formula. So मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में. वही मेथड फॉलो करते हुए हम पहले क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे. वो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगी एज वी मूव इन द चैप्टर, सॉरी इन द वीडियो, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकालेंगे ही. नाउ एडिशनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या दिया होगा, आपको मॉलिक्यूलर मास दिया होगा ऑफ द गिवन कंपाउंड जिसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. सो द वे टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, आप क्या करेंगे, देयर इज दिस नंबर n निकालेंगे विच इज मॉलिक्यूलर मास जो आपको गिवन होगा कंपाउंड का अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला जो आपने निकाला है उस इंपेरिकल फॉर्मूला का मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास से उसको डिवाइड कर देंगे. ये जो वैल्यू आएगी, ये जो भी आएगी आफ्टर दिस दिस वैल्यू, इस वैल्यू से इंपेरिकल फॉर्मूला जो आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट विल गिव अस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. इंपेरिकल फॉर्मूला n से मैं एक्सप्लेन करती हूँ. मान लो ये वैल्यू आ जाती है 2, सपोज फॉर एग्जाम्पल 2, एंड आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है किसी कंपाउंड का CH2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C2H4. कैसे, CH2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से C2H4. तो ये अभी हम करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे. तो चलिए अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. A crystalline salt when heated become anhydrous and loses 51.2% of its weight. The anhydrous salt on analysis gave the following percentage composition: magnesium, sulfur and oxygen. This much percentage given है. Calculate the molecular formula of the anhydrous salt and the crystalline salt. Molecular mass of salt is equal to 120. Now लेट मी टेल यू, आपको ये मॉलिक्यूलर मास जो दिया है ये सॉल्ट का दिया है इसके अंदर, आई मीन पूरे क्रिस्टलाइन सॉल्ट का. इन्होंने बोला है क्रिस्टलाइन सॉल्ट को जब हमने हीट किया तो वो एनहाइड्रस बन गया, ऑब्वियसली उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चले जाएंगे. तो ये 51.2% जो वेट गया उसमें से वो गया उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वेट. अब जो एनहाइड्रस सॉल्ट था उसमें 3 कंपोनेंट्स थे, मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन दी है. हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एनहाइड्रस सॉल्ट का भी निकालना है एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट का भी निकालना है. सो दिस इज क्वाइट इजी. बट पहले हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट का निकालते हैं, फिर हम इस चीज को यूज करेंगे टू कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग क्रिस्टलाइन सॉल्ट. हम बाद में ये चीज 51.2% यूज करने वाले हैं to calculate the molecular formula of the crystalline salt. So let us first calculate the molecular formula of, let's calculate the molecular formula of anhydrous salt. क्योंकि हमें anhydrous salt की यानी कि water of crystallization के बिना हमें जो है तीनों components की percentage given है. molecular formula of anhydrous salt, right? चलिए क्या गिवन है, मैग्नीशियम 20%, सल्फर 26.66%, ऑक्सीजन 53.33%. अभी क्या करेंगे, हम एटॉमिक रेशियो निकालेंगे. नंबर ऑफ रिलेटिव एटम्स जो मैंने पिछली बार आपको बताया था उसको हम एटॉमिक रेशियो भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज गिवन होती है जिस भी एलिमेंट की उसको उसके एटॉमिक मास से
जो है डिवाइड कर देते हैं। तो मैग्नीशियम का 24 होता है एंड सल्फर का 32, सो ऑक्सीजन का 16 एंड दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ पे आ जाएगा 0.8333 एंड ये आया 0.8125 एंड हियर इट कम्स आउट टू बी 3.3312। देन क्या करेंगे, देन निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो में क्या करते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, सिंपलेस्ट रेशो में हम ये जो नंबर आया इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि 3.3312 अपॉन 0.8125, दिस इज इक्वल टू, ओके सबसे छोटी वैल्यू तो पहले ऊपर पहले इसको डिवाइड करना है ना 0.833 को, दिस इज इक्वल टू 1.02, so approximately 1, 0.8125 upon 0.8125 is equal to 1 and 3.3312 upon 0.8125 this is equal to 4। तो हमारे पास क्या आ गई रेशो मैग्नीशियम सल्फर एंड ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीजन 1:1:4, therefore empirical formula becomes MgSO4। अब हमें क्या निकालना है इसका molecular formula। now molecular mass of anhydrous salt कितना गिवन है, anhydrous salt is equal to 120। ये जो आपको दिया है दिस इज ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट का यानी कि बिना वाटर के, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बिना, ठीक है। सो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है, इंपेरिकल फॉर्मूला जो आपका आया है उससे निकालिए, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16 दिस इज इक्वल टू 120। therefore n is equal to 120 upon 120 यानी कि 1। so molecular formula will also be FeSO4, ये सेम रहेगा क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू 1 आई है, ठीक है। सो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस salt। now coming to calculation of molecular formula of crystalline और hydrated salt, crystalline salt। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे ये चीज, देखिए 51.2% वाटर उसने लूज कर दिया, सिर्फ 51.2% है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो लॉस्ट हो गया अपॉन हीटिंग, देयरफॉर 48.8% क्या है, सॉल्ट है उसके अंदर, ठीक है। सो यानी कि मैं ऐसे कह सकती हूँ, इफ 48.8 ग्राम ऑफ सॉल्ट हैज कितने अमाउंट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 51.2 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो मेरे एनहाइड्रस सॉल्ट का वेट कितना है 120। therefore 120 gram of salt has 51.2 upon 48.8 into 120, ये आ गया 126 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मुझे निकालने हैं कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज मुझे क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे सिर्फ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, मेरे पास ये चीज तो है एनहाइड्रस की, अब एक्स नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। नाउ वेरी सिंपल, टोटल वेट 126 ग्राम है, ठीक है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेट ऑफ, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, वेरी सिंपल 126 बाय 18, देयरफॉर नंबर ऑफ water of crystallization
टोटल वेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स 126, एक का 18, 126 अपॉन 18, दिस इज इक्वल टू 7. देयरफॉर molecular formula of crystalline salt will be FeSO4 7H2. मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने गिवन डेटा से जो हमें परसेंटेज दी थी यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल्स की, हमें यही बोला था ना 51.2% जो है वाटर लॉस हो गया. हमने वो ये देख लिया कि अगर इतने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो बाकी क्या होगा, सॉल्ट का वेट होगा. तो अगर इतने ग्राम सॉल्ट के साथ इतने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इतने ग्राम में, तो 120 ग्राम इज द वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट दैट इज फेरस सल्फेट. तो उसके साथ कितने होंगे, 126 ग्राम. 126 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में कितने वाटर मॉलिक्यूल हो गए, 7. तो molecular formula of crystalline salt becomes FeSO4 7H2O. ओके, चलिए मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ. Therefore molecular formula of crystalline salt यानी कि with water of crystallization MgSO4 7H2O. 7 आ गए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. चलिए नेक्स्ट करते हैं. A compound containing carbon, hydrogen and oxygen gave the following analytical data. Carbon 40%, hydrogen 6.67%. Calculate the molecular formula of the compound if its molecular mass is 180. Now again very simple. Carbon and hydrogen की हम क्या निकालेंगे, एटॉमिक रेशो. एटॉमिक रेशो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे. उसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, एटॉमिक रेशो विच इज 40% उसकी अपॉन मॉलिक्यूलर कार्बन का एटॉमिक मास. अच्छा एक चीज और है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है. तो अगर 40% हाइड्रोजन है, कार्बन है 40%, हाइड्रोजन 6.67%, देयरफॉर ऑक्सीजन की अमाउंट 100 माइनस 40 प्लस 6.67, इट विल बी इक्वल टू 53.33%. तो तीनों लेने पड़ेंगे. तो एटॉमिक रेशियो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, और कार्बन की आएगी 40/12 which is equal to 3.3333. हाइड्रोजन की आएगी 6.67/1 इसका एटॉमिक मास विच इज 6.67. ऑक्सीजन की आएगी 53.33/16 विच इज इक्वल टू 6. ये आएगी वैल्यू 3.3331. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे. उसके लिए 3.333 अपॉन 3.331, दिस इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा. 6.67 अपॉन 3.331, ये भी ये आ जाएगा 2.003 विच इज इक्वल टू 2. एंड 3.3331 अपॉन 3.3331 इज इक्वल टू 1. सो कार्बन is to hydrogen is to oxygen की रेशो क्या आई, 1:2:1. therefore empirical formula हो जाएगा CH2O. अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हमें मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है, 80. मॉलिक्यूलर mass is equal to 180 which is given. empirical formula mass यहाँ से निकाल लेते हैं जो हमने निकाला है. empirical formula mass is equal to किसका, CH2 का is equal to 12 plus 2 plus 16, this is equal to 30. Therefore n is equal to 180 upon 36. So molecular formula is equal to CH2O6 यानी कि C6
H12O6 which is glucose. तो ये हमारा कंपाउंड आया है ग्लूकोज. सो वेरी सिंपल नाउ, है ना. एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद मॉलिक्यूलर मास अगर गिवन हो तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना बहुत इजी रहता है. सिर्फ मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपने निकाला, जो भी आया उसके मास से डिवाइड करिए एंड एन की वैल्यू निकालिए एंड उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, which will give you the molecular formula of the asked compound. On analysis, the substance was found to have the following percentage composition: potassium 31.84, chlorine 28.98, and oxygen 39.18. Calculate its molecular formula. Again, its molecular mass is 1 to 2.5. Exactly similar जैसे हमने पहले किया है. तो पोटाशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन की पहले क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, क्योंकि पहले हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला. एटॉमिक रेशियो के लिए जैसे परसेंटेज है अपॉन एटॉमिक मास 28.98 अपॉन 35.5, 39.18 अपॉन 16. दिस इज इक्वल टू 0.8164. ये भी आ जाएगा 0.8164 एंड ये आएगा 2.4487. दिस इज एटॉमिक रेशियो. अब हम क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो, जिसमें हम जो ये वैल्यूज आई हैं उनमें से जो सबसे छोटी होती है उससे बाकी वैल्यूज को डिवाइड करते हैं. तो यहाँ तो दो ही सिमिलर हैं. 0. this is equal to 1. 0.8164 upon 0.8164, this is equal to 1. 2.4487 upon 0.8164, this is equal to ये आएगा 2.9 which is 3. So potassium is to chlorine is to oxygen की 1:1:3 आ गई रेशो. So empirical formula becomes KClO3. Therefore empirical formula is KClO3. अब क्या करेंगे, empirical formula मास निकाल लेते हैं. empirical formula mass will be equal to 39 plus 35.5 plus 3 into 16. This is equal to ये आएगा 122.5. एंड आप देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी 122.5 है. मॉलिक्यूलर मास is equal to 122.5. Therefore n is equal to 122.5 upon 122.5 is equal to 1. So molecular formula is same as the empirical formula. Molecular formula is KClO3 same. चलिए अगला करते हैं. An organic liquid having carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen was found to contain carbon 41.37%, hydrogen 5.75%, nitrogen 16.09% and the rest oxygen. Calculate the molecular formula of the compound if it's Vd. Vd is vapor density. Vapor density. If its vapor density is 43.3. अब हमें वेपर डेंसिटी का यहाँ पे क्या काम है, इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने वाली. ठीक है, वेपर डेंसिटी का हमें यहाँ पे क्या लेना देना है, वो हमें यहाँ पे कैसे यूज करनी है, दैट वी शुड नो ना. जब हम चैप्टर यही फर्स्ट करते हैं, इसमें जब एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस करते हैं, एवोगैड्रोस लॉ करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस पढ़ते हैं. सो वेपर डेंसिटी यहाँ पे क्या है, लिक्विड है. जब इसके वेपर्स बनेंगे तो उनकी वेपर डेंसिटी की बात हो रही है. सो वेपर डेंसिटी, उसमें आपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा होगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन molecular mass of one molecule of that gas. molecular mass, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं molecular mass upon actually 2.
or we can say molecular mass. Therefore molecular mass is equal to vapor density into 2. ये पूरा कॉन्सेप्ट है. वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डेंसिटी ऑफ द गैस ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. सो डेंसिटी ऑफ अ गैस को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ओवर मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, बिकॉज डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो दोनों की वॉल्यूम अगर सेम है तो वो बन गया मास ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस एट हाइड्रोजन का एट एसटीपी, दोनों को डिवाइड किया. तो मास ऑफ जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस अपॉन मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, or we can say mass of one molecule of that gas upon mass of one molecule of hydrogen. Mass of one molecule of hydrogen gas is 2. So इसीलिए molecular mass is equal to vapor density into 2, और vapor density is equal to molecular mass over 2. Therefore molecular mass कितना आ जाएगा इस particular compound का 43. This, so this is equal to basically 86.6. ये आ गया आपका molecular mass of the compound. molecular mass of जो liquid दिया है ना हमें, molecular mass of organic liquid. यहाँ से बेसिकली वेपर डेंसिटी देने का मतलब था क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास की जरूरत होती है, तो उन्होंने वेपर डेंसिटी दे दी. वेपर डेंसिटी पता हो तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2. तो 43.3 है, तो इस ऑर्गेनिक लिक्विड का मॉलिक्यूलर मास आ गया 86.6. अब हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे. अब हम वैसे ही क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो है तो बाद में यूज करेंगे. पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे. एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद हम इस चीज को यूज करेंगे. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए वही सेम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. कार्बन की दी है, अच्छा एक मिनट रुकिए, इसमें हमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की दी है एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी है. तो ऑक्सीजन की परसेंटेज विल बी इक्वल टू, percentage of oxygen will be equal to 100 minus 41.37 plus 5.75 plus 16.09. this is equal to, ये आ गया आपका माइनस करके 30. okay, I don't know what happens to these sometimes. तो ये आ गया 36.79, क्योंकि हमें 4 एलिमेंट्स है, चारों की परसेंटेज चाहिए. इन्होंने कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की दी है, ऑक्सीजन की वो बताई नहीं है, तो वो हमने निकाल लिया. अब हम चारों एलिमेंट्स को लेंगे यहाँ पे और उससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे. नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ना कार्बन है 41.37 अपॉन 12, हाइड्रोजन है 5.75 अपॉन 1, नाइट्रोजन है 16.09 अपॉन 1, ऑक्सीजन है 36.79 अपॉन 16. दिस इज इक्वल टू 3.4475. ये आ गया 5.75, ये आ गया 1.1492 एंड ये आ गया 2.2993. सो सिंपलेस्ट रेशो जो है, जस्ट अ सेकेंड, सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, अभी अंडरस्टूड है, मैं सिंपलेस्ट रेशो निकाल रही हूँ. तो ये हो जाएगा 3.4475 अपॉन सबसे छोटी वैल्यू ये है 1.1492. सो ये आ जाएगी 2.99 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3. देन 5.75 अपॉन 1.1492 है, सॉरी 1.1492. this is equal to 5.003 which is equal to 5. ये हो जाएगा 1.14192 upon 1. okay, what am I doing, 1.1492, this is equal to 1 and 2.99, I'm so sorry, 2.2993 upon 1.1492, this is equal to 2. तो क्या आ गई रेशो, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन, 3
1:1:2. Therefore, empirical formula is equal to C3H5NO2. अब empirical formula mass निकालिए, ये आ जाएगा 36 plus 5 plus 14 plus 32 which is equal to 87. So N is equal to molecular mass कितना है, पीछे हमने निकाला 86.6. 86.6 upon 87 approximately equal to, okay just a second, पीछे करते हैं इसको. So therefore N is equal to molecular mass 86.6 upon 87. This is approximately equal to 1. Therefore, if empirical formula is C3H5NO2 molecular, its molecular formula will be same, will be C3H5NO2. Why? Because N की वैल्यू 1 आई है. Same. चलिए, a chemical compound is found to have the following composition: carbon, iron, nitrogen and potassium. Calculate the empirical formula of the compound. What will be its molecular formula if the molecular mass of the compound is 368? Name the compound and describe the action of hydrogen peroxide on it. इसमें जो हम ये चीजें describe the action of hydrogen peroxide on it, ये हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये क्वेश्चन का अभी इसका पार्ट नहीं है. आगे जब आएगा चैप्टर्स में तब हम करेंगे. हम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, उसका नाम बताएंगे, ठीक है, बट रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड अभी हमें नहीं करनी है, ठीक है. सो वी विल कट दिस पार्ट, राइट. चलिए पहले हम करते हैं केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने का. तो पहले क्या करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं. सो उसके लिए सारे कंपोनेंट्स को लेते हैं एंड 19.57 अपॉन 12, 15.2 अपॉन इसका 56 एटॉमिक मास होता है. नाइट्रोजन का होता है 14, पोटाशियम का होता है 39. तो ये आ जाएगा हमारा 1.6308, ये आ जाएगा 0.2714. दिस विल बी 1.6307 एंड पोटाशियम का आएगा 1.08, what's wrong with it, 869. ठीक है. सो सिंपलेस्ट रेशियो विल बी, सबसे छोटा क्या है ये, सो 1.6308 अपॉन 0.2714, ये आ जाएगा 6. अब डिवाइड करेंगे 6 आएगा. 0.2714 अपॉन 0.2714 1.6307 अपॉन 0.2714, ये आएगा 6 and 1.0869 अपॉन 0.2714, ये आएगा 4. तो क्या रेशो आई हमारी, कार्बन इज टू आयरन इज टू नाइट्रोजन इज टू पोटाशियम की आई. कार्बन कितना आया 6, आयरन आया था 1, नाइट्रोजन 6, पोटाशियम. ये भी सोचिए क्या कंपाउंड हो सकता है, C6FeN6K4. कोई कंपाउंड अगर ध्यान आ रहा हो इस तरह से जिसमें एलिमेंट्स की रेशो हो, कुछ याद आ रहा हो. चलिए ये होगा K4FeCN6. This is the empirical formula of this compound known as potassium ferrocyanide. ये तो हो गया इसका empirical formula. अब its empirical formula mass निकालें. Its empirical formula mass. As you proceed in chemistry,
you will be, familiar with all the compounds. So this is a very common compound, potassium ferrocyanide. आपने you might have come across earlier also. So this is a very common compound, but थोड़ा सा बड़ा formula है. So इसका empirical formula mass क्या होगा? 4 into 39 plus iron का 56 plus 6 into कार्बन का 12 प्लस नाइट्रोजन का 14. तो ये आएगा एड ऑन करके 368 एंड इसका मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 368. सो molecular mass is equal to 368. Therefore, N is equal to 368 upon 368 1. So, molecular formula here also will be same as the empirical formula. That is K4 FeCN6 and its name is potassium ferrocyanide is the name of this compound. चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं. ब्यूटायरिक एसिड, ओके, इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, आप पढ़ेंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे. कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. A 4.24 milligram sample of butyric acid is completely burnt. It gives 8.45 mg of carbon dioxide and 3.46 milligram of water. The molecular mass of butyric acid was determined by experiment to be 88 AMU. What is the molecular formula? क्या कर रहे हैं ये, इसमें हमें डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दिया. ये कह रहे हैं कि बुटायरिक एसिड के अंदर 3 कंपोनेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसका 4.24 मिलीग्राम सैंपल लिया, उसको बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. एंड बर्न करने पे क्या ऑब्टेन होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है. तो इसमें क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही निकलेगा. कार्बन डाइऑक्साइड निकली 8.45 mg एंड वाटर निकला 3.46 mg. अब ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता, इसलिए मैं इसको CXHYOZ लिख रही हूँ. मुझे नहीं पता कितने कार्बन एटम्स है, कितने हाइड्रोजन एटम्स है, कितने ऑक्सीजन एटम्स है. बट इतना पता है कि जब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, जब इसको बर्न करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे. हमें उनकी अमाउंट गिवन है कि कार्बन डाइऑक्साइड 8.45 mg ऑब्टेन हुआ, वाटर 3.46 mg ऑब्टेन हुआ. हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर मास गिवन है इस कंपाउंड का. अब इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस की जरूरत है. आप ये सोचिए कि जब ये कंपाउंड बर्न होगा तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एज अ प्रोडक्ट, उसमें जो कार्बन आई है वो सारी की सारी यहीं से आएगी, यहीं से आएगी ये कार्बन. सिमिलरली जब वाटर बनेगा, उसमें जितनी भी हाइड्रोजन आएगी वो सारी की सारी इसी से आएगी. ऑक्सीजन डेफिनेटली यहां से भी आएगी और यहां से भी आएगी. तो मैं ऑक्सीजन की बात अभी नहीं कर रही हूँ. मेरे को क्या चाहिए? आई टू डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, आई नीड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड, राइट? नाउ by the weight of carbon dioxide and water formed in this compound, what I can do is I can find out the percentage of carbon and hydrogen in it. कैसे? देखो, जब मुझे पता है कि 8.45 mg कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जिसमें जितना भी कार्बन है ये सारा का सारा यहीं से आया है, 4.24 mg से ही आया है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बनी 8.45 mg, उसमें मैं अमाउंट ऑफ कार्बन निकाल लूंगी. सिमिलरली वाटर में जितना हाइड्रोजन आया वो भी ब्यूटारिक एसिड से आया है, तो मैं वाटर के 3.46 mg में से हाइड्रोजन निकाल लूंगी, कितनी बनी. कार्बन की अमाउंट आ गई, हाइड्रोजन की अमाउंट आ गई, टोटल है 4.24 mg. ऑक्सीजन की अमाउंट आ जाएगी. जब तीनों की अमाउंट आ गई, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो तीनों की परसेंटेज आ जाएगी. और व्हाट एल्स आई कैन डू? सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन की अमाउंट डिटरमिन कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों की परसेंटेज डिटरमिन कर लेते हैं. 100 में से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी बची, क्योंकि अब तो ब्यूटारिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन ही बचेगा. चलिए करके देखते हैं कैसे करना है. सी नाउ पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. लेट्स determine the
amount of carbon in 8.45 mg of कार्बन डाइऑक्साइड. हाउ कम? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, राइट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 is 44. So if 44 grams of CO2 contain कितनी कार्बन होती है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन. Therefore 8.45 mg यानी कि 8.45 into 10⁻³ gram of carbon dioxide will contain how much carbon? 12/44 into 8.45 into 10⁻³ so this is equal to 2.30 ये आ जाएगा 45 mg ऑफ कार्बन. मिलीग्राम में ही कर लिया मैंने. 10⁻³ को मैंने 10 मिलीग्राम, मतलब इसको मैंने, ये मिलीग्राम ही होगा. मैं अगर चाहती तो ये दिस वुड हैव बीन, यहाँ तक होता, ये अगर मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देती तो ये ग्राम में होता. मैंने इसको 10⁻³ यानी दिया, मैंने इस चीज को सॉल्व किया एंड बाद में उसको लिख दिया मैंने मिलीग्राम. इन द सेम वे I can find out the amount of hydrogen. So now calculate the amount of hydrogen in कितने ग्राम वाटर ऑब्टेन हुआ है? 3.46 मिलीग्राम ऑफ वाटर. So 18, if water का molecular mass होता है 18, if 18 gram of H2O contains 2 gram of, 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स. Therefore 3.46 into 10⁻³ यानी कि 3.46 mg को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया. कंटेन 2/18 into 3.46 into 10⁻³ ग्राम. अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर ऐसे ही रख देंगे तो ये mg बन जाएगा. सो कितने mg आ गया? 0.3845 mg ऑफ हाइड्रोजन, राइट? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आ गई, अमाउंट ऑफ कार्बन आ गई. टोटल वेट ऑफ सैंपल कितना है? टोटल वेट ऑफ सैंपल इज 4.24 mg. अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं यहाँ से. देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों निकाल सकते हैं. कार्बन की अमाउंट कितनी आई है? 2.3045. सो कार्बन की अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100. परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऐसे निकालते हैं ना, दैट पर्टिकुलर जिसकी निकालनी है उसकी अमाउंट वो टोटल अमाउंट इनटू 100. तो ये आ गई 54.35%. एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन will be equal to amount of hydrogen 0.3845 upon total weight into 100. ये आ गया 9.068%. अब यहां से हमें वेट निकालने की जरूरत नहीं ऑक्सीजन की, एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं. 100 में से दोनों की ऐड करके माइनस करो. 100 माइनस 54.35 plus 9.068, this is equal to 36.58%. आगे तीनों की परसेंटेज. यही हमारा टारगेट था, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें परसेंटेज पता होनी चाहिए. तीनों कॉम्पोनेंट, जो भी कॉम्पोनेंट्स है, 3 ही कॉम्पोनेंट्स थे इसके अंदर. बुटारिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों की हमने परसेंटेज निकाल ली. अब नाउ वी विल डिराइव दी molecular formula. Now let's determine the, पहले empirical formula निकालते हैं. empirical formula, कार्बन
हाइड्रोजन ऑक्सीजन 54.35% अपॉन 12, 9.068% है अपॉन 1, 36.58 upon 16. So this is equal to 4.5291. This is 9.068 and this is 2.2862. So simplest ratio 4.5291 upon 2.2862. ये आ जाएगा 1.98 which is approximately equal to 2. 9.068 upon 2.2862. This is equal to ये आएगा 3.9 approximately equal to 4. 3.9 and last ये आएगा 2.2862 upon 2.2862. This is equal to 1. क्या रेशो हो गई अब कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की? ये हो गई 2:4:1. Therefore empirical formula is C2H4O. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास गिवन है. नाउ मॉलिक्यूलर, अच्छा इंपिरिकल फॉर्मूला आगे, पहले इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं. सो empirical फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? 24 + 4 + 16. दिस इज इक्वल टू 44. मॉलिक्यूलर मास कितना है? 88 गिवन है, इज इक्वल टू 88. एन कितना आ गया? 88 अपॉन 44 is equal to 2. Therefore molecular formula will be C2H4O का ट्वाइस कर दो, यानी कि C4, मैं इसको यहां लिख देती हूं, C4H8O2. So this becomes the molecular formula of the compound. So exactly वही है empirical formula निकालने का. तो वही मेथड है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा, जैसे अभी तक हम करते आए हैं. It's just that इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज स्ट्रेट अवे नहीं दी थी कंपोनेंट्स की, तो हमने निकाली and then we followed the same method. Last numerical, one more. This is also quite similar to the one which we just did, and इसमें भी हमें डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दी है, लेकिन हम निकाल सकते हैं जैसे हमने अभी निकाला. देखिए क्वेश्चन क्या है, and these two are from NCERT, these two last 6th and 7th one. A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. So इसमें दो ही components है, carbon and hydrogen. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide and 0.690 gram of water and no other products. A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate the empirical formula, molecular mass of the gas and the molecular formula. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे. सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे empirical formula. तो हमें ये बोला है कि एक कोई गैस है जो वेल्डिंग में यूज की जाती है. वेल्डिंग, यू माइट हैव हर्ड वेल्डिंग, है ना, मेटल्स को जब बर्न करके ज्वाइन करते हैं, मेटल पार्ट्स को वेल्डिंग जिसे बोलते हैं. तो या कोई टूट जाता है पार्ट, मेटालिक पार्ट, तो उसकी वेल्डिंग की जाती है हीट देके. तो एक गैस होती है, उसको बर्न करते हैं और आई मीन उससे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है. एंड दिस गैस इज एक्चुअली एसिटाइलिन. अगेन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अबाउट दिस गैस. सो राइट नाउ मैं अभी गैस पे नहीं जा रही, कौन सी गैस है, जो ये बात बता रहे हैं उसी को डिस्कस करते हैं. सो एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दो कंपोनेंट्स हैं. ठीक है,
अब इसमें मुझे नहीं पता कितना हाइड्रोजन है कितना कार्बन है, मैं इसलिए CXHY लिख रही हूँ इसको। X नंबर ऑफ एटम्स कार्बन एटम्स एंड Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसको ऑक्सीजन में बर्न किया, क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दूसरा क्या प्रोड्यूस हुआ? वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ 3.38 ग्राम एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ 0.690 ग्राम। कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेगा ऑब्वियसली, बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन दे बर्न ऑन बर्निंग गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये कह रहे हैं अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एसटीपी ऑफ दिस गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। हमें इंपेरिकल फॉर्मूला, इस इंफॉर्मेशन से इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ये जो लास्ट चीज है वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, इसको हम बाद में यूज करते हैं। पहले जो ये दोनों चीजें दी हैं अमाउंट से, इससे हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, अपना फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। सो हमें दिया है 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर 0.690। नाउ अगेन जैसे लॉजिक पीछे लगाया था, इस 3.38 ग्राम में जितनी भी कार्बन आई वो सारी की सारी यहीं से आई होगी, इसी CXHY से, इसी फ्यूल से, ठीक है। इन द सेम वे जितना भी हाइड्रोजन आया ये कहां से आया होगा? ये जितने भी अमाउंट में 0.690 ये भी यहीं से आया। यानी कि 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई, हम उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं जैसे पहले निकाली थी। 0.690 ग्राम वाटर में हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले निकाली थी। तो चलिए वही करते हैं और निकालते हैं। सो व्हाट विल वी डू? लेट्स कैलकुलेट दी, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज चाहिए, तो मैं उनकी अमाउंट निकाल के परसेंटेज इजिली निकाल सकती हूँ। अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो इफ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम, इफ 44 ग्राम ऑफ CO2 contains 12 gram of carbon, therefore 3.38 ग्राम ऑफ, इतनी बनी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितना कार्बन होगा? अपॉन 44 इंटू 3.38, ये आ जाएगा 0.9218 ग्राम ऑफ, इतने ग्राम ऑफ कार्बन आ गया। इन द सेम वे वाटर के 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 0.690 ग्राम में एंड 18 ग्राम ऑफ water contains is equal to 2 gram of hydrogen, therefore 0.690 gram of water will contain 2 upon 18 into 0.690, यानी कि ये आ जाएगा 0.0767 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आ गई हाइड्रोजन की अमाउंट, आ गई कार्बन की अमाउंट आ गई। अब इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, सो टोटल अमाउंट ऑफ दिस कंपाउंड, यानी कि देयरफॉर टोटल वेट ऑफ द गैस, वेल्डिंग गैस जो है, कितना हो गया? कितनी आई थी कार्बन की अमाउंट? 0.9218, 0.9218 प्लस 0.0767, ये आ जाएगा ऐड करके 0.9984 ग्राम। अब टोटल अमाउंट है, कार्बन हाइड्रोजन की इंडिविजुअल अमाउंट है, परसेंटेज निकाल लेते हैं। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी, जितनी कार्बन की अमाउंट आई 0.9218, 0.9218 अपॉन 0.9984 इंटू 100, एंड ये आ जाएगी 92.32%, एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी 0.0767 अपॉन 0.9984 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 7.68%। नहीं तो 100 में से माइनस कर दो 92.32 को, तो भी वही बात है, 7.68 आ गया। आ गया जी। अब हम क्या करेंगे? वही, लेट्स कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला। इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे?
कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की परसेंटेज 92.32 अपॉन 12 एंड 7.68 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ओके लेट मी डिवाइड, मैंने डिवाइड नहीं किया हुआ, मैं डिवाइड करके बताती हूँ कितना आया। 92.32 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 7.69 एंड दिस इज 7.68। तो यहां से देयरफॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट रेशो क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट, ओके नीचे लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशो कार्बन हाइड्रोजन की सेम ही आई ना, इनकी जो आई, तो 7.69 अपॉन 7.68 इज इक्वल टू 1, अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो गया ये तो, एंड 7, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये आ गई 1, तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन आ गया 1:1, देयरफॉर empirical formula becomes CH, ये बन गया CH। अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अब हम सेकंड करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के बिना वैसे भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, मॉलिक्यूलर मास वो कैसे निकालेंगे, वो जो सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है उससे निकालेंगे। A volume of 10 liter at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. तो आपको पता है कि 22.4 ग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस विल वे अकॉर्ड, क्या वे करेगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, क्योंकि जो किसी भी गैस का 22.4 लीटर होता है एसटीपी, दैट वेज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो जो ये हमें दिया 10 लीटर इतना वे करता है, 22.4 लीटर कितना वे करेगा, वो बन जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास। वेरी सिंपल। सो हमें क्या गिवन है, इफ 10 लीटर ऑफ दिस गैस at STP weighs is equal to कितना 11.6 ग्राम, therefore 22.4 liter of this gas at STP will weigh equal to its molecular mass। ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बताई थी बात, बहुत बार रिपीट हुई है। ये जो भी आएगा ये आया 25.98 which is equal to 26 ग्राम। so this is its, therefore molecular mass of this compound is equal to 26 ग्राम, क्योंकि एसटीपी पे किसी भी गैस का 22.4 लीटर उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। एंड थर्ड इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिटर्मिनेशन। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला ये है, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH, देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 12 + 1 इज इक्वल टू 13, मॉलिक्यूलर मास 26 है, तो n इज इक्वल टू 26 अपॉन 13 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH को 2 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज C2H2। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। क्या किया मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला था CH, उसका मास किया 12 + 1 13, मॉलिक्यूलर मास है 26, n की वैल्यू होगी 20, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास 26 अपॉन 13 विच इज इक्वल टू 2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला को जो 2 आया उसे मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स C2H2 एंड C2H2 इज दैट वेल्डिंग फ्यूल गैस जो हमें यहाँ पे जिसके बारे में बताया गया है। So this was about determining the molecular formula of the compound from the given data. So this was all about some basic concepts of chemistry. So I will be taking some other topic, maybe atomic structure पे based कुछ questions करूंगी in my next video, or I will be taking up thermodynamics in my upcoming videos.